हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। पेपर वाज हेल्ड ऑन 12 फरवरी 2025। क्वाइट एन इजी पेपर। दिस इज सेट 4 हियर। तो पहला है विभाग 1, जिसमें हमारा फर्स्ट गद्य है बैजू बावरा से। लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बैजू बावरा के स्वर का जादू से यह होता था। इसका आंसर इधर ही दिया है आपके पेज के एकदम टॉप पे। जब वो गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते तथा वाह वाह करते, हवा रुक जाती, एक समा बंध जाता। तो आपको कैसे लिखना था ये? आपको इसी फॉर्म में लिखना था। आपको ऐसे स्क्वायर बना के या ऐसे एरोज करके ही लिखना था। एंड योर मेन आंसर वुड बी दिस। तो ऐसे स्क्वायर बनाना था आपको इन सब के आजू बाजू, लिखना था पत्थर पिघल जाते, पशु पंछी मुग्ध हो जाते, लोग सुनते झूमते तथा वाह वाह करते, हवा रुक जाती। क्लियर? ओके। निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। बेटा इज पुल्लिंग, बस्ती इज स्त्रीलिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग, हरिदास पुल्लिंग। ये है उसके आंसर्स। अब तीसरा है अपने विचार। 2 मार्क्स का है। आप कुछ भी रिलेटेड या सही लिख देंगे एंड गिवन वर्ड लिमिट में लिख देंगे तो दे विल गिव यू मार्क्स। ओके, मूविंग ऑन। दूसरा है पाप के 4 हथियार से। लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो पहला सवाल ये है, संजाल पूर्ण कीजिए। इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बट गया है। इसके आंसर्स यहीं पर है स्टार्टिंग में, गद्य के एकदम स्टार्ट में। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। तो इसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना था। बीच में आपको ये गिवन जो है यहाँ पे क्वेश्चन है वो लिखना था एंड उसके आजू बाजू एरो बना के 4 बॉक्सेस में आपको आंसर्स लिखने थे। तो आपके आंसर्स होंगे, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार। अब आपको निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। अगर आप गद्यांश से ना भी ढूंढे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं मूल शब्द। आजीवन का मूल शब्द होगा जीवन, सदोष का दोष, असत्य का सत्य और सशस्त्र का शस्त्र। तीसरा, फिर से आप स्वमत कह सकते हैं। किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। गांधी जी, सावित्री बाई फुले, महात्मा फुले, आपके मन में जो है आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप 40 to 50 वर्ड्स में उसे अच्छे से लिख दें। और आपको फुल मार्क्स मिलने के बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन में, सो नो वरीज अगेन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए कोई दो। जाना जी का चरित्र चित्रिक विशेषताएं लिखिए। अच्छा, इसमें अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चलेगा वे एकदम लोगों की मदद किया करते थे। खुद संकट में होकर भी वो दूसरों के बारे में पहले सोचते थे। यदि कोई उनके घर आए तो वो उनके लिए चीज़ें लेकर आते थे, घड़ा लाते थे, गंगा जल लाते थे, उनके लिए शॉल चादर सब ले आते थे। और वे खुद के पास पैसे कम हो तो भी किसी और बच्चे के लिए एग्ज़ाम फीस वो सब भरने के लिए अपने जीवन में से कटौती करते थे। तो आप ये सब लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब दूसरा, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। ये आपका सुनो किशोरी चैप्टर में से है। तो इसमें वो कहती है कि आप तुम्हें जो करना है वो करो, पर अपनी धरती पर निगाह रखकर, मतलब कभी अपने रूट से या फिर अपने शिक्षा से, मूल से, इन सब से कभी हटकर दूर मत चले जाना। इन सबको नज़रअंदाज कभी नहीं करना। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही अपने ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाना। तो इस प्रकार वो कहती हैं कि उड़ो मतलब जो करना है करो, स्काई इज़ द लिमिट, और धरती पर निगाह रखकर करना जो भी करोगी। बिकॉज अगर ये तुम धरती पर निगाह नहीं रखती और तुम कुछ ज़्यादा ही दूर चली जाती हो, अगर वहाँ पर तुम्हारे पर कटते हैं, तुम कहीं दूर जा गिरोगे जिससे तुम्हारा हानि ज़्यादा होगा। थर्ड इज कोकजाया पाठ के मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। मौसी कैसी थी? वे पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, वे लोगों की मदद किया करती थी, उन्हें स्वाभिमान था। वो अपने बेटे से धोखा पाने पर भी वे किसी का सहारा ना लेना चाहकर एक वृद्धाश्रम में रहना चाहती थी। और
एक बार जब उन्हें उनके बेटे ने धोखा दे दिया, वे किसी से मिलने को तैयार नहीं थी, वे सिर्फ अपने भांजे से मिलती थी। तीसरा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। मेन आंसर आधुनिक मीरा है। आप इसे एक वाक्य में कैसे भी लिख सकते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम, वो आपको चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही दिया गया है, उनके निबंध संग्रह के नाम, उनके अन्य कार्यों के नाम। उसमें से क्या है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी ललहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये सब दिया गया है। आप इसमें से कोई 2-3 भी लिख देते तो चल जाता। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य। क्या था उनके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य? महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना, वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना। मतलब इनके द्वारा जो भी संघर्ष किया गया है, इन्होंने जो भी सहा है, ये सबको बताना, दिखाना और फिर उन्हें प्रेरित करना कुछ अच्छा करने के लिए, उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना, एक आइडियल विमेन का पिक्चर पेंट करके उन्हें प्रोत्साहन देना। चौथा है कहानी विधा की विशेषता। ये भी आपका जो कहानी है उसमें ही दिया गया था। अगेन इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है येलो बॉक्स, उसमें दिया था इसका आंसर। जीवन का मार्गदर्शन करना, जीवन के प्रसंगों को उद्घटित करना, मन बहलाना। मूविंग ऑन, विभाग 2 पद्य। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसके भंडार की बात बड़ी अपूर्व है। इसका आंसर आपको दिया गया है, जो उन्होंने दिया है पीछे वो एक्सर्प्ट में। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। आंखें मन के इन बातों को व्यक्त कर देती है, ये भी उसी में दिया गया था। हेत अहेत, इससे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए, ये भी उसमें दिया था। अपनी पहुंच। फिर व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, कपट, ये भी दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्य में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। ये है आपके शब्द, आँख का नैना है, पैर का पाँव, आईना का आरसी, छल का कपट। फिर है आपका अपने विचार, अपनी क्षमताओं को पहचान कर काम करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। फिर इसमें 2 मार्क्स वो पूरे दे देते हैं एज लॉन्ग एज आपने वो वर्ड लिमिट फॉलो किया हो। फिर पेड़ होने का अर्थ कविता में से आकृति पूर्ण कीजिए। कवि पेड़ के बारे में यह सोच रहे थे। क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। ये उसी की 2 लाइनें हैं कि मैं विचार कर रहा था, महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ, और फिर वो बताते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं। फिर कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, पेड़ को, यह महसूस कर रहे थे पेड़ होने का अर्थ। अभी वचन बदलना है आपको, कमरा का कमरे, खिड़कियाँ का खिड़की। फिर आपको मूल शब्द ढूंढ कर लिखना है। बड़प्पन का बड़ा, आपका उसी लाइन में था। पेड़ होने का अर्थ में आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वह पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। फिर आदमियत, आदमी। फिर से आपको अपना मत लिखना है कि पेड़ मनुष्य का परम मित्र है। आप सब लिख सकते हैं। वो हमें सांस लेने के लिए अच्छी हवा देता है। हमारे घर में जो फर्नीचर है वो सब हमें उसी की वजह से मिलते हैं, हमें उसकी वजह से खाना मिलता है, पेड़ की वजह से बारिश होती है। आप इतना सब लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मनुष्य गंदगी करता जाता है और पेड़ उस हवा को साफ रखता जाता है। तो पेड़ एक हिसाब से सबसे पहला मित्र है, क्योंकि इंसान को अपनी सांसें ही उसकी देन है। फिर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन मतलब इंग्लिश में हम जो अप्रिसिएशन लिखते हैं, हिंदी में उसे रसास्वादन कहा जाता है। अभी नवनिर्माण के रचनाकार का नाम त्रिलोचन जी। आप उनका असली नाम भी लिख सकते हैं। पसंद की पंक्तियाँ, आपको जो पंक्ति भाती है आप वो लिख सकते हैं। फिर पसंद आने का कारण, अभी आपको हर पंक्ति का मतलब तो पता है, आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति से हमें जीवन का ये मूल्य मिलता है, कवि ने इस बारे में ये पंक्तियाँ लिखी हैं, मुझे यह अच्छा लगा, मुझे ये सीखने लायक लगा।
फिर आप कविता की केंद्रीय कल्पना, ये तो उस येलो बॉक्स में दिया था, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। फिर कवि के भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर इस कविता का रसास्वादन कीजिए। इसमें आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई पसंद की पंक्ति नहीं बतानी है, आपको ओवरऑल चुनिंदा शेर, इससे इस जो ये आपका जो कविता है, मतलब उसमें जितने भी शेर दिए गए हैं, आपको उससे जो भी सीखने मिलता है सब लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक या दो शेर के बारे में या कोई एक दो पंक्ति के बारे में लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको पूरे शेर में से, सारे शेर में से आपको जो समझ में आता है, जो सीखने मिलता है, वो लिखना है। फिर निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यहाँ पे है हमारे उत्तर। चतुष्पदी 4 चरणों वाले छंद होते हैं, चौपाई की तरह। 4 चरण, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी, मतलब एक तरीके से राइमिंग कह सकते हैं आप। हर चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब चार लाइंस में वो आपको पूरा का पूरा जो भी लेसन है या जो भी कहना चाहता है बता सकता है। फिर अगला प्रश्न है, नई कविता के अन्य कवियों के नाम। नई कविता के अन्य कवियों के नाम क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव साही। फिर आपके पास है गुरु नानक जी के रचनाओं के नाम। एक ही रचना का नाम दिया है आपको, गुरु ग्रंथ साहिब। फिर है लोकगीत की 2 विशेषताएं। ये गेयता तत्व प्रमुख, और इनमें गेयता तत्व प्रमुख होता है और जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होता है, मतलब लोगों के लिए जानना, पहचानना, सुनना, समझना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर विभाग 3 विशेष अध्ययन, इसमें है आपको कनुप्रिया। अगर आपने ये 1-2 बार भी पढ़ा होगा या फिर इसकी सिर्फ जो समरी दी है पहले वो पढ़ा होगा तो उससे भी आपको काफ़ी आ जाएगा। और वैसे भी जो उन्होंने लिख के दिया था, जो उस कविता का, काव्य का जो उन्होंने प्रिंट करके दिया था आपको, उसी में सारे उत्तर हैं वैसे तो कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ। अभी इसमें क्या दिया था उन्होंने? भावावेश थे और सुकोमल कल्पनाएं थी, ये तो उन्होंने अलग दिया था। फिर उन्होंने दिया था रंगे हुए आकर्षक अर्थहीन शब्द थे। अब उन्होंने क्लियरली आपसे 4 चीज़ें मांगी थी, राइट? 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग 4 दिए थे, तो आपको भी 4 लिखने थे। कुछ लोग उसे 3 में लिख देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, रंगे हुए थे, आकर्षक शब्द थे और अर्थहीन शब्द थे। वैसे भी नहीं करना, आपको 4 में कंप्लीट करना है। तो अगर आपने सिर्फ रंगे हुए शब्द थे, आकर्षक शब्द थे तो भी लिख दिया था तो भी चलेगा। यहाँ पे सारे पॉइंट कवर हुए और एग्जैक्ट 4 ही पॉइंट्स में कवर हुए। फिर आपको लिखना था कि निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश से आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। बुरा का अच्छा, क्योंकि उसमें उन्होंने पहले ही कहा है कि अच्छा मेरे महान कवि। फिर अस्वीकार का स्वीकार, असत्य का सत्य और अज्ञान का ज्ञान। या बिना वो पढ़े हुए भी लिख सकते थे, क्योंकि वैसे ही ये काफ़ी हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। फिर तीसरा है अपना विचार। युद्ध से विनाश होता है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आजकल हम युद्ध के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं, कई जगह पे वॉर्स चालू है, उसकी वजह से कितनी हानि पहुंच रही है हर जगह, कितनी जानें जा रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, पशु जानवरों की भी हत्या हो रही है, बिना किसी दोष के वे मर रहे हैं। आप इतना सब लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगेन 40 से 50 शब्द में ही लिखना था, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना था। तो एज लॉन्ग एज आपने वर्ड लिमिट फॉलो किया, मैक्स टू मैक्स 60 शब्दों में अगर लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना था। पहला है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि जो हमारी राधा थी उन्हें भी लगता था कि युद्ध निरर्थक है, आधुनिक मानव को भी यही लगता है कि युद्ध निरर्थक है। युद्ध में कई मासूम जाने जा रही हैं, ऐसे लोग जिन्हें युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है, जिनकी कोई गलती ही नहीं है, उनकी जाने जा रही हैं। यहाँ पर भी कई मासूम लोग जिन्होंने युद्ध लड़ने की चाह रखी ही नहीं है, उनकी जाने जा रही हैं। उसमें वो देखती है कि जो जगह शांत खुशहाल रहा करती थी, अब वहाँ खून की धाराएं बह रही है,
कटे हुए जानवर, मनुष्य के शव बह रहे हैं। आजकल जो आधुनिक मनुष्य है वो भी यही देखता है। आधुनिक मनुष्य को इस झगड़े या फिर वॉर्स, इनसे कोई मतलब नहीं है। आधुनिक मानव शांति चाहता है और राधा भी वही चाहती है। राधा की दृष्टि से जीवन का सार्थक स्पष्ट कीजिए। जीवन की सार्थकता, राधा को हमेशा कृष्ण के साथ रहना था, राधा को कनु के साथ रहना था। वो कहती है कि उसने सिर्फ उतना ही समझा है जितना कनु ने उसे कहा है, और उतना समझ के भी उसे युद्ध निरर्थक लगता है। तो राधा का मानना है कि जीवन तभी सार्थक है जब वो कनु के साथ होगी। अब है विभाग 4, व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली। इसमें सबसे पहला आपको दिया गया है, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। ब्लॉग लेखन से अच्छा जो आपको अथवा देकर प्रश्न दिया है वही अच्छा है। कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और ब्लॉग लेखन में ना आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। इसमें आप बिना फॉर्मेट याद किए ऐसी आंसर्स लिख के मार्क्स आ जाएंगे आपको। तो क्या है आपका परिच्छेद दिया गया है फीचर लेखन से। तो इसमें पूछा है कि आकृति पूर्ण कीजिए फीचर लेखन के प्रकार। इधर ही दिया गया है फीचर लेखन के मुख्य प्रकार ये हैं। इसमें से आपको कोई भी 4 लिखने हैं। तो यहाँ हमने 4 लिखे हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर यहाँ दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपके शब्द क्या है? पहला है सवाल। सवाल का आपको यहाँ दिया गया है प्रश्न, यहाँ पर है प्रश्न। फिर आपके पास है ज़्यादा का अनेक दिया है, फीचर के अनेक प्रकार हैं। फिर आपके पास है नज़र का आपको यहाँ दिया गया है स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई। छात्र का विद्यार्थी, उस विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। अच्छा, तीसरा प्रश्न है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इस विषय पर अपने विचार। फिर से अपने विचार लिखने हैं, 2 मार्क तो वो दे ही देंगे एज लॉन्ग एज आपने वर्ड लिमिट फॉलो की हो। अच्छा, फिर हमारे पास है निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। पल्लवन की विशेषता है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं। और सूत्र संचालक के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इससे भी आसान है जो अथवा देकर उन्होंने प्रश्न दिया है, वो देखते हैं। तो आपको वो आंसर करने के लिए चैप्टर पढ़ा होना होगा, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है तो आपको सारी चीज़ें याद नहीं होंगी तो मुश्किल हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ 4 फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी MCQs देख के लिखने। पल्लवन शब्द अंग्रेजी डैश शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। एग्जाम, एक्सपेंशन, एक्सपेंसिव, एक्सपर्ट। अपने चैप्टर पढ़ा होगा या फिर पल्लवन के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते होंगे तो आपको पता होगा आंसर है 2 एक्सपेंशन। फिर है स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में डैश में बहुत रुचि थी। अगर आपने वो परिच्छेद पढ़ा तो आपको पता होगा स्नेहा फीचर लेखन के बारे में बता रही है। तो अगर वो फीचर लेखन के बारे में बता रही है तो इसका आंसर भी यहाँ पे फीचर लेखन ही होगा। फिर है ब्लॉग लेखन से डैश लाभ भी होता है, राजनैतिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक। बिना कुछ पढ़े हुए भी हम ये बता सकते हैं कि आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि हम ही देखते हैं कितने ब्लॉगर्स हैं जो काफ़ी कमा रहे हैं आजकल। तो बिना चैप्टर पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने में डैश उत्पन्न नहीं होता, ठंड, जीवाणु, ऊष्मा, छाया। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि प्रकाश उत्पन्न करने में उन जीवाणुओं में कोई ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न नहीं होती। वे बिना गर्म हुए ही प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, अनलाइक आवर ट्यूबलाइट्स, राइट। फिर यहाँ पे मनुष्य का मन पचक्की के समान होता है। जब उसमें गेहूँ डालते जाओ तब गेहूँ को पीसकर आटा बना देगी, परंतु जब उसमें गेहूँ न डालोगे तब वह स्वयं अपने आप को पीसकर शीन बना डालेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कृति पूर्ण कीजिए। व्यवसाय इसके अनुकूल होना चाहिए। अगर आपने ये पढ़ा बराबर से जो उन्होंने परिच्छेद दिया है, अगर आप उसे सही से पढ़ते हैं तो आपको इसके उत्तर यही मिल जाएंगे। व्यवसाय हमारे मन, इच्छा, कार्यशक्ति और स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? मन, कार्यशक्ति, इच्छा, स्वभाव। आपको कैसे लिखना है? जैसे दिया गया है वैसे।
आपको ऐसे लिखना है, व्यवसाय इसके अनुकूल होना चाहिए, और आपको ऐसे एरोज बना के 4 डब्बों में अपने उत्तर को लिखना है। गद्यांश में शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म मतलब 2 शब्दों को मिलाकर एक डैश डाल के 2-3 शब्दों के बीच में उन्हें एक शब्द बनाया गया शब्द। तो ऐसे शब्द युग्म इसमें कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ पे पहले तो आपको मिलेगा अपने आप को, फिर अगर आप अगले पेज पर थोड़ी नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, दे धर्म है, फिर अगर आप देखेंगे व्यवसाय कुशल है। तो यहाँ पे हमने कौन से लिखे हैं? अपने आप को, दे धर्म, कुछ ना कुछ और कभी कभी। फिर आपको व्यवसाय के लिए आवश्यक गुण, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 मार्क को दे ही देंगे। अगेन वर्ड लिमिट फॉलो करनी है और ऑन टॉपिक लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। क्या है हमारे पास वो शब्द? तो हमारे शब्द है एडवांस, अग्रिम, वार्निंग, चेतावनी, बैलेंस, शेष राशि, एक्शन, कार्यवाही, स्पीड, गति, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, और ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। अगर आप थोड़ी भी हिंदी जानते हैं तो आप चेतावनी लिख सकते हैं, कार्यवाही लिख सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा अंग्रेज़ी में आप बात ना करें और थोड़ी हिंदी अच्छी हो तो आप स्पीड का भी लिख सकते हैं। मगर वैसे अगर आपने लास्ट पेज एक ही भी पढ़ा होता अपने हिंदी बुक का, उसमें जो लास्ट कॉलम दिया गया है इस टॉपिक के अंडर, सिर्फ अगर आपने वो पढ़ा होता तो भी आप 4 लिख के आ सकते थे। फिर है विभाग 5 जो है हमारा व्याकरण। उसमें सबसे पहले आपको कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यात्रा की तिथि आ गई, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब अभी हो चुका है वो काम। तो क्या लिखेंगे हम? यात्रा की तिथि आ गई है। मन बहुत दुखी हुआ था, अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में पर वह कार्य चल रहा था। तो आप क्या लिखेंगे? मन बहुत दुखी हो रहा था। फिर हमारे पास है त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में है। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल मतलब भविष्य में होगी ये बात। तो हम क्या लिख सकते हैं? त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। फिर है मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई है। पूर्ण भूतकाल मतलब वो ऑलरेडी बन चुकी थी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। फिर है हमारे पास निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। कोई 2, अगेन पहले वाले में भी आपको 4 में से कोई 2 करने थे, अब फिर से आपको कोई 2 करने। पहला है पीपर पात सरस मन डोला। इसका कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्यों? पीपर और पात को कंपेयर किया जा रहा है। फिर है हमारे पास सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। क्या होगा ये होगा हमारा रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठी सी लिखा है, सी आ गया, रूपक अलंकार। अच्छा, अब हमारे पास है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये होगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसा क्यों? ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि किसी एक के पूंछ में आग लग गई तो पूरी लंका जल गई, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो एक अतिशयोक्ति मतलब हाइपरबली जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो है। सारी लंका नहीं जली थी बट कई जगह आग लग गई थी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये क्या है हमारा? ये हमारा दृष्टांत अलंकार। ऐसा क्यों? पहली जो लाइन है यहाँ पे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो ये हमें जो मैसेज देना था वो दे दिया। फिर एग्जाम्पल, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अगर एक स्टेटमेंट दे दिया ना, उसे प्रूव करते हुए कोई एग्जाम्पल या कुछ दे दिया गया है तो वो हमारा दृष्टांत अलंकार है। फिर है हमारे पास निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। तू दयालु दीन हो, तू दीन हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तो ये क्या है हमारा? भक्ति रस, भगवान के लिए कही गई है ये।
तो ये भक्ति रस है। माला फेरत जुग भया, गया ना मन को फेर, कर का मान की डारी के, मन का फेर। ये है हमारा शांत रस। अगर आपने रस के जो 2 बॉक्सेस दिए हैं ग्रीन कलर के वो पढ़े होंगे तो एग्जाम्पल में यही लाइंस दिए गए हैं, तो अगर आपने वो पढ़े होंगे या फिर एग्जाम्पल भी अगर आपने एक बार उन पे अपनी आँख फेर दी होगी तो आपको ये आ जाएंगे। फिर कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हूँ ही सो बात। ये है हमारा श्रृंगार रस। अगेन एग्जाम्पल में ही दिया गया था, एक प्रेम भाव की बात हो रही है इसमें। एक अचंबा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये क्या है, अचंभा शब्द आ गया तो ये होगा हमारा अद्भुत रस, क्योंकि किसी आश्चर्य की बात है ना। फिर आपको दिए गए मुहावरों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखकर इसे वाक्य में प्रयोग करना था। पहले 2 11th से है, दूसरे 2 12th से है। वाह करना, किसी की बड़ाई करना या फिर किसी के बारे में अच्छाई करना या फिर उन्हें शाबाशी देना। चल बसना मतलब किसी की मृत्यु हो जाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना। डकार तक न लेना, सब कुछ हजम कर लेना। अब इसका आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चल बसना का तो आप कह सकते कि कोई चल बसा, बहुत बुरा हुआ। या फिर वाह करना, उसके किसी स्पर्धा के जीतने पर लोग उसकी वाह करने लगे। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब लिखा पढ़ी करना के बारे में कुछ लिख सकते हैं आप। और डकार तक न लेना मतलब इतना सब हजम कर लिया इस व्यक्ति ने, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर आखिरी में आता है वाक्य शुद्धिकरण। पर दूसरे ही दिन से मेरा गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। हिंदी में बात करने वाले जानेंगे ये गलत साउंड ही कर रहा है, तो इसको सही से क्या लिखेंगे हम, पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। फिर है सवाल, ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकानी होगा। तो पहले तो ये ज्ञ लिखा है, ञ होना चाहिए। धरती पर टिकानी होगा नहीं, टिकाना होगा। तो क्या होगा ये, ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। फिर है इस तरह से धरती की तापमान बढ़ती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान को पुल्लिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, तो धरती का तापमान बढ़ता है। बहुत देर तक हम दोनों रोता रहा। 2 लोग हैं तो वो रोता रहा नहीं आएगा, रोते रहे आएगा। रोते रहे आएगा, यहाँ पे एक डॉट आएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने पूरा आंसर शीट डिस्कस कर लिया है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप अपने एस्टिमेटेड मार्क्स कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो पहले सॉल्व करिएगा, फिर ही एक बार इससे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।